तो सत्ता में आज सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जो देश के करोड़ों हिंदुओं का अपमान कर रहा है, जो हिंदू राष्ट्र की आड़ में अपराध का अड्डा तैयार कर रहा है, जो सनातन धर्म के नाम पर एंटी इंडिया साजिश रच रहा है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदू शब्द के मायने को मिसगाइड कर रहा है। माथे पर तिलक, ललाट पर भस्म, गले में सोने की कई मालाएं, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में त्रिशूल, सिर पर धार्मिक पगड़ी और उंगली में सोने की अंगूठी। ये धार्मिक पहचान है उस रेप के आरोपी और भगोड़े नित्यानंद की, जो आज से 4 साल पहले सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर देश छोड़कर भाग गया था और अब अलग निशान, अलग संविधान और अलग विधान वाले काल्पनिक फर्जी देश का वो दावा कर रहा है। तो सनातन धर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले, फेक न्यूज चलाने वाले और फेक देश बनाने वाले नित्यानंद की कहानी सत्ता में हमने आपके सामने उस समय रखी थी जब सेक्स स्कैंडल वाले ढोंगी बाबा नित्यानंद की शिष्या विजय प्रिया यूएन के मंच से भारत विरोधी दुष्प्रचार कर रही थी। खुद को यूएन में नित्यानंद के फर्जी देश का कैलासा की स्थायी राजदूत बताते हुए उसने एंटी इंडिया जहर उगला था। सत्ता में पूछे गए चुभने वाले सवालों पर असर भी हुआ। ढोंगी की प्रपंची दूत को मंच देने वाले यूएन की आंखें भी खुली, लेकिन नित्यानंद का धार्मिक ढोंग, अध्यात्म के नाम पर आडंबर और सनातन के नाम पर साजिशों की पोल खुलनी अभी बाकी है। सत्ता में आज हम अलग देश का दावा करने वाले नित्यानंद की नई साजिश को डिकोड करने वाले हैं। पहले कुछ सेकंड की न्यूज रील में चकमा देने वाले नित्यानंद के चमत्कारी दावों को देखिए और सोचिए कैसे करोड़ों हिंदुओं के साथ वो विश्वासघात कर रहा है। As old as sun, as new as sunrise. यहाँ पर उन्होंने अपने स्वयं के कल्ट को, इसे कबीला बोलते हैं, इसे किसी भी प्रकार का कोई संप्रदाय भी नहीं कहा जा सकता, ये कबीला है। तो इस कबीले की स्थापना करने का उन्होंने प्रयास जो किया है विचित्र है, कई बार तो हास्यास्पद भी लग रहा है। Responsibilities to introduce new consciousness which manifests powers of Sadashiva. सबसे बड़ा अगर कहीं राष्ट्र है तो वो भारत है, और वो हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता जो कोई उस भारत की निंदा करे जिस भारत में राम और कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। Mahamandaleshwar of Mahanirvani Akada, the oldest apex body of Hinduism, I welcome every one of you. कोई सा भी सनातनी होगा तो भारतवर्ष से ज़्यादा खूबसूरत जगह क्या हो सकती है, अखंड भारत से ज़्यादा खूबसूरत जगह क्या हो सकती है। इस प्रकार के अनर्गल कबीले का विकास करके वो कहीं ना कहीं मानवता के लिए नुकसानदायक ही होगा। I have experienced Sadashiva in his completion, and he has empowered me to transmit that experience to all of you. देश की निंदा करने वाला मैं नहीं मानता कोई हिंदू राष्ट्र है। भारत की निंदा अगर आप करेंगे, वो विश्व पटल पर करेंगे, तो भारत की निंदा हमें बर्दाश्त नहीं। My purpose is to make this statement to the world: Hinduism is real. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा, यही नाम है नित्यानंद के फर्जी देश का। वो रहस्यमयी देश जिसकी आबादी करीब 20 लाख होने का दावा किया जा रहा है। दुनिया के मानचित्र पर यह देश आपको नहीं मिलेगा। इस देश की तस्वीर आज तक कहीं भी देखने को नहीं मिली है। इस देश की कोई सरहद नहीं है, लेकिन साइट के जरिए दावा किया जा रहा है कि कैलासा दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र है। कैलासा की अपनी एक वेबसाइट भी है, kailasa.org। इसमें फर्जी देश का नाम लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। इसमें लिखा है द फर्स्ट हिंदू नेशन, मतलब पहला हिंदू राष्ट्र। नीचे लिखा है बिकम ई सिटीजन।
नित्यानंद के प्रपंच की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। जिस रेपिस्ट नित्यानंद की हिंदुस्तान की एजेंसियों को तलाश है, वो धर्म के नाम पर लोगों को अपने फर्जी देश की नागरिकता देने का अभियान चला रहा है। सनातन के नाम पर अपने देश की सदस्यता लेने के लिए प्रलोभन दे रहा है। कैलासा की ओर से ई सिटीजन कार्ड जारी किया गया है, जो देखने में हूबहू आधार कार्ड की तरह है, जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटो की जगह है। इस ई सिटीजन कार्ड के जरिए नित्यानंद लोगों को लालच भी दे रहा है, नागरिक बनने के फायदे भी गिना रहा है। नागरिकता लेने के लिए आर्थिक प्रलोभन की भी बात करें तो बाकायदा प्रचार किया जा रहा है कि नागरिक बनने पर कैलासा से कंपनी चला सकते हैं, कैलासा के राष्ट्रीय बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, कैलासा में ग्लोबल हिंदू बिजनेस कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। अगर कानूनी प्रलोभन की बात करें तो यह कहा जा रहा है कि कैलासा में हिंदू सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें मुकदमों के समाधान का दावा किया जा रहा है। हिंदू धर्म के नाम पर हिंदुओं को गुमराह करने के लिए धार्मिक प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि नागरिक बनने के बाद कैलासा के मंदिरों में खास दर्शन कर सकते हैं, पूजा में शामिल होने का मौका मिलेगा, हिंदू विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, कैलासा के मंदिरों में खास सुविधाएं भी मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कैलासा शिक्षा के नाम पर भी हिंदुओं को बरगला रहा है कि नागरिकता लेने पर कैलासा के गुरुकुल में पढ़ाई का स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। कैलासा के विश्वविद्यालय में शिक्षा देने का दावा भी किया जा रहा है। काल्पनिक, फर्जी, हवाई, कागजी देश कैलासा को लेकर कई दावे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कैलासा में आने वाले हर किसी के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और यहां तक कि सबके लिए मुफ्त खाना मुहैया कराया जाएगा। आपको बताते हैं कि फर्जी राष्ट्र कैलासा का पासपोर्ट है, प्रतीक चिन्ह है। इसमें हम बता देते हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें कैलासा की तरफ से जारी कर दी गई हैं। तो एक तो उसने अपना प्रतीक चिन्ह तो बना ही दिया गया है, इसके अलावा देखिए ये इसका पासपोर्ट है कैलासा का, और ये इसका प्रतीक चिन्ह है जिसमें भगवान शंकर की तस्वीर उसने लगाई हुई है। नंदी, भगवान नंदी हैं इसके प्रतीक चिन्ह में, और इन्हीं सब के जरिए वो इसे हिंदू राष्ट्र की तरह प्रदर्शित करने की लगातार कोशिश कर रहा है। उन सबको लेकर नित्यानंद दावे कर रहा है कि दूसरा जो हम सारी चीज़ें सामने लेकर के आ रहे हैं, उन सब के जरिए उसकी कोशिश सिर्फ ये है कि वो दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र है। नित्यानंद अपना निशान और अपना संविधान भी चलाता है। कैलासा की जो वेबसाइट बनाई गई है उसमें राष्ट्रीय पशु नंदी को बनाया गया है। राष्ट्रीय पेड़ के तौर पर बरगद की तस्वीर लगाई गई है। इसका खुद का राष्ट्रीय ध्वज भी है जिसे ऋषभ ध्वज का नाम दिया गया है, और इस पर नित्यानंद की तस्वीर है। कैलासा अपना राष्ट्रीय फूल कमल को बताता है। कैलासा में प्रमुख तौर पर अंग्रेजी, संस्कृत और तमिल भाषा बोली जाती है, जबकि इसकी खुद की एक करेंसी भी है जिसे नित्यानंद ने कैलासियन डॉलर का नाम दिया है। नित्यानंद खुद के भगवान होने का दावा करता है, लेकिन सच यह है कि वो रेप जैसे जघन्य अपराध का आरोपी है, भगौड़ा है और भारत के लिए एक मोस्ट वांटेड। जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं सत्ता में कि नित्यानंद ने लैटिन अमेरिका में इक्वाडोर के पास एक द्वीप खरीदा है और ऐसा ऐलान कर दिया है कि ये उसका देश है। अब सवाल है कि क्या कैलासा के देश के रूप में पहचान है? कैलासा को लेकर किए जा रहे दावों की हकीकत आखिर है क्या? आपको बता दें कि अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने कैलासा को पहचान नहीं दी है। 1933 के मोंटेवीडियो कन्वेंशन के अनुसार किसी क्षेत्र को देश कहे जाने के लिए स्थायी आबादी, एक सरकार और दूसरे देशों के साथ संबंध रखने की क्षमता जरूरी है। नित्यानंद ने इसी कोशिश में कैलासा के प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र में भेजा था, लेकिन यूएन ने नित्यानंद की शिष्या विजय प्रिया की ओर से पेश सभी दलीलों को खारिज कर दिया। यहां यह भी जानना जरूरी है कि किसी क्षेत्र या देश को यूएन से पहचान मिलने के बाद ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मदद मिलती है, लेकिन फर्जी कैलासा इन सुविधाओं से कोसों दूर है। तो कभी आपने सोचा कि नित्यानंद की इतनी हिम्मत कहां से उसको मिली? नित्यानंद को हिम्मत उन लोगों से मिलती है जो धर्म के नाम पर ऐसे महाठग की चपेट में आ जाते हैं। नित्यानंद रेप का आरोपी है, भगौड़ा है, भारत को धोखे देने वाला है, हिंदू आस्था और धर्म को धोखा देने वाला वो मुजरिम है। भला उसकी इतनी हिम्मत कैसे है कि वो हिंदू आस्थाओं का सर्टिफाइड विक्रेता बनकर लोगों को ठगे? वो अपने समर्थकों के बल पर ही ऐसा कर रहा है। इसलिए पहली जरूरत तो इस बात की है कि दुनिया भर के हिंदू इस महाठग की असलियत को जान लें, इसे पहचान लें और इसके झांसे में आने के बजाय इसका बहिष्कार कर दें। अब हिंदुओं के हाथ में है कि वो नित्यानंद के हाथों ठगे जाना पसंद करेंगे या इस पाखंडी को इसकी सही जगह दिखाएंगे। आप इस खबर पर अपने विचार #anti-hindu नित्यानंद के साथ
ट्वीट कर सकते हैं। इसके लिए दुनिया भर में मौजूद हिंदू समुदाय के प्रबुद्ध लोगों को सोशल पर वोकल होने की जरूरत है। और सत्ता में अब बात होली की। 3 दिन बाद होली है, लेकिन होली से पहले यूपी से 2 ऐसी खबरें आई हैं जो चिंताजनक हैं और हैरान करने वाली भी हैं। एक खबर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की है, जहां कैंपस में सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया। दूसरी खबर मुरादाबाद से है, जहां होली के दौरान हुड़दंगी मस्जिदों पर रंग ना फेंकें, इसके लिए मस्जिदों को त्रिपाल से ढका जा रहा है। एक खबर पाबंदी वाली संस्कृति की है, तो दूसरी खबर में हुड़दंगियों के सामने लाचार प्रशासन की हैरान करने वाली सतर्कता है। ये दोनों खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, जहां प्रशासन ने पहले एक ऑर्डर दिया, फिर उस पर सफाई दी गई और अब ऑर्डर को वापस लेने का आदेश भी आ गया। दरअसल 28 फरवरी को यानी आज से 4 दिन पहले एक आदेश जारी हुआ, जिसमें लिखा गया कि कैंपस में सार्वजनिक होली खेलना, हुड़दंग करना, संगीत बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इससे आगे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स और डिपार्टमेंट हेड से यह भी कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने से रोके जाए। इस आदेश से छात्र नाराज हुए, सोशल मीडिया पर होली प्रेमी आलोचना करने लगे। लोग पूछने लगे कि जो स्टूडेंट होली पर घर नहीं जा रहे हैं वो क्या करेंगे, जो लोग वहां रहते हैं वो होली खेलने के लिए कहां जाएंगे। इन बयानों और आपत्तियों पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं, फिर आगे क्या हुआ ये भी बताएंगे। ऐसे तुगलकी फरमान को हम लोग फाड़ के मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे और अपने होली को हम लोग धूमधाम से मनाने का काम करेंगे। साफ हुड़दंग शब्द दर्शाए हुए हैं और लिखे हैं विश्वविद्यालय के शिक्षक कर्मचारी। अरे महोदय, आपने इफ्तार पार्टी का आयोजन कर सकते हैं तो होली के त्यौहार होली मिलन समारोह कराइए। होली मनाएंगे, अगर प्रशासन को जो करना है करे, अगर उनको सस्पेंड, अगर होली मनाना अपराध है इस देश में तो अपराध करने को हम तैयार हैं। हम लोगों ने सार्वजनिक जगह पे मना किया है, होली मना नहीं किया। हमने नोटिफिकेशन में सार्वजनिक जगह बताया है, केवल सार्वजनिक जगह पे ना खेलें, जिससे कि सामान्य जन को दिक्कत ना हो। लोक और समाज का कार्य, ये हमारा पर्व है। इसे अकेले में व्यक्तिगत रूप से इस पर्व को नहीं मनाया जाता है, तो स्पष्ट है कि इसे सार्वजनिक स्थानों पर ही मनाएंगे। विश्वविद्यालय के द्वारा इसको प्रमोट किया जाना चाहिए था ऐसे त्योहार को, वो विश्वविद्यालय ऐसे त्योहार को प्रतिबंधित कर रहा है। वहीं उसके पीछे इफ्तार में तो जाते हैं, लेकिन होली के नाम से घबराते हैं। तो बीएचयू प्रशासन ने जब नोटिस जारी किया होगा तो उन्हें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं रही होगी कि उन्हें ऐसी प्रतिक्रिया मिलेगी। लोगों ने विरोध किया तो इस आदेश को वापस ले लिया गया और नए नोटिस में लिखा हुआ है कि सार्वजनिक स्थलों पर होली मनाने संबंधी आदेश पर सोशल मीडिया पर मिली प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए वापस लिया जाता है। हालांकि इस नोटिस में यह जरूर कहा गया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में गरिमा के साथ होली मनाएं। यानी इस नए नोटिस से 28 फरवरी का जो आदेश दिया गया था अब वो वापस हो गया। यानी अब बीएचयू में छात्र सार्वजनिक स्थानों पर बड़े आराम से होली मना पाएंगे। बीएचयू प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर होली ना मनाने का आदेश वापस ले लिया, लेकिन कुछ आंकड़े और सवाल हैं, उसके जवाब बीएचयू प्रशासन को देने चाहिए। रंग और पानी से खेले जाने के कारण सामान्यतः होली लोग घरों से बाहर मनाते हैं। आंगन में, पार्क में, छत पर समूह में होली खेली जाती है। बीएचयू कैंपस करीब 5.6 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बीएचयू कैंपस में करीब 65,000 लोगों के रहने की बात कही जाती है। 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट यहां के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। बीएचयू को एशिया का सबसे बड़ा आवासीय कैंपस भी कहा जाता है। ऐसे में आदेश देना कि सार्वजनिक स्थानों पर होली ना मनाएं, क्या ये सही फैसला था? अगर फैसला सही था तो वापस क्यों लिया गया? क्या इस तरीके के नोटिस से पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन किसी तरीके का विचार विमर्श नहीं करता है? ये ठीक बात है कि होली के नाम पर किसी तरीके का हुड़दंग नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी सही है कि हुड़दंग रोकने के बदले सार्वजनिक स्थानों पर होली को रोकने का फरमान भी नहीं होना चाहिए। भारत उत्सवों का देश है और इसका मूल चरित्र बना रहे तो ही बेहतर है।
हालांकि हम आपको बता दें कि अब तक होली में पानी बचाने का ज्ञान देने वाले लोग एक्टिव नहीं हुए हैं। हो सकता है आजकल में वो एक्टिव हो जाएं और आपको होली से होने वाले नुकसान पर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुनने को मिलें। तो बीएचयू के बाद अब मुरादाबाद की बात करते हैं, जहां अलग तरीके की एक समस्या हो गई है। होली के मौके पर किसी मस्जिद की दीवार पर हुड़दंगी रंग ना फेंक दे, इसके लिए यूपी के अलग अलग शहरों में मस्जिदों और मज़ारों को दीवारों को उनकी ढका जा रहा है, उस पर तिरपाल लगाए जा रहे हैं ताकि हुड़दंगियों को मस्जिद ना दिखे। अगर कोई उस पर रंग फेंक भी दे तो उस पर रंग ना लगे। और ये करने की जरूरत पड़ी है होली में कुछ जगहों पर होने वाले हुड़दंग और मुरादाबाद के एक मौलाना की चेतावनी के बाद। दरअसल होली के दौरान किसी तरीके की हिंसा ना हो, हंगामा ना हो, इसके लिए मुरादाबाद में पीस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान नगर इमाम मौलाना सदाकत हुसैन ने पुलिस के सामने ये चेतावनी दी कि अगर मस्जिदों पर किसी तरीके से रंग पड़ा तो अच्छा नहीं होगा। एक बार मौलाना सदाकत हुसैन की चेतावनी सुनिए, फिर आगे के एक्शन के बारे में आपको बताएंगे। होली खेलने पर मजबूर न करें और ना ही किसी तरह की कोई शरारत करे। ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर हंगामा हो जाए। 2 दफा ये बात हो चुकी है, सभी सब में होते हैं, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी। अब के अगर शर हुआ तो फिर फसाद होगा, झगड़ा होगा। एक शराब के उसमें हो, कुछ भी हो, जिम्मेदार वो होगा, उसके खिलाफ चालान जरूर होना चाहिए। मैं उसको नहीं बख्शूंगा। शराब पियो, घर में रहो, सीधे सीधे निकलो। अगर मस्जिद पर किसी दुकान पर हमला किया गया, रंग डाला गया, तो उसकी नुमान जमाल और दूसरे लोगों ने जो टीम बनाई है उनकी जिम्मेदारी है, उनकी मूवी बना ले और उनके खिलाफ चालान होना चाहिए। मौलाना सदाकत हुसैन ने जो चेतावनी दी, ऐसी बातें कई जगहों पर हुई हैं। खासकर पश्चिमी यूपी में इस बात की आशंका थी कि होली में कुछ हुड़दंगी घुसकर माहौल खराब कर सकते हैं। इसके लिए मुरादाबाद से लेकर शाहजहांपुर और संभल तक मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम तेजी से चल रहा है। आपको चेतावनी और डर में ढके जा रहे तिरपालों पर यह छोटी सी रील भी जरूर देखनी चाहिए। हर वर्ष पिछले वर्ष की बात ही, जो भी डीएम या अधिकारी आते हैं वो देखते हैं कि पिछले वर्ष भी ढकी गई थी तो इस साल भी ढक दो। आज से नहीं ढकी जा रही हैं, काफ़ी टाइम से ढकी जा रही हैं। कोई भी शख्स किसी भी तरह का किसी के धार्मिक स्थल पर किसी भी तरह की कोई ऐसा काम ना कर दे कि जिससे आपस में हमारा आपसी माहौल ख़राब हो। तो इसी ताल्लुक़ से अब ये मस्जिद को ढका जाता है। होली के इक्यासी रंग को लेकर ये पन्नी रही गई है, जिससे कोई भी सामाजिक तत्व कोई घटना को अंजाम ना दे सके। शासन और प्रशासन का बड़ा अच्छा पहल है कि कम से कम कोई वारदात ऐसी ना हो जो किसी एक धर्म विशेष को ठेस पहुंचे। जो धार्मिक स्थल हैं उनको परंपरा के अनुसार उनको ढका भी जाता है और वहाँ पे हमारी QRTs उपलब्ध रहेंगी। तो कुछ लोग ये राय रख सकते हैं कि चलो पुलिस ने ये अच्छा किया कि मस्जिदों और मज़ारों को तिरपाल से ढक दिया, इससे माहौल ख़राब नहीं होगा। लेकिन क्या पुलिस का ये काम है? कायदे से तो पुलिस का इकबाल इतना बुलंद होना चाहिए कि कोई ऐसी हरकत करने की सोच भी ना रखे। पुलिस को हुड़दंगियों को रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन बात हुड़दंगियों को रोकने के बजाय मस्जिदों को ढकने की हो रही है। क्या हुड़दंगियों के मन में पुलिस प्रशासन का डर नहीं है? पुलिस को इस पर चिंतन करना चाहिए। सत्ता में अब बात राजनीति की, जिसमें आज हमने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनको लेकर हो रही घटनाओं पर सत्ता की स्पेशल कुंजी तैयार की है। इसमें हमने 2 विस्तृत चैप्टर तैयार किए हैं। पहला चैप्टर होली इन जेल या होली विद बेल पर है। दूसरा चैप्टर है बच्चों के लिखे हुए वो अलग अलग पन्ने जो राजनीति के स्तर में खतरनाक गिरावट का संकेत दे रहे हैं। बच्चों द्वारा लिखे और लिखवाए गए ये पन्ने
दोनों तरफ से यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्ट किए जा रहे हैं। जाहिर है राजनीति का ये स्तर बहुत नीचे गिरा रहे हैं। अब पहले चैप्टर पर आ जाते हैं, जहां से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए बुरी खबर है। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 6 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया और 10 मार्च को सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई का आदेश दिया। लेकिन कोर्ट के इस आदेश से पहले आज सीबीआई के वकील और मनीष सिसोदिया के वकील के बीच तीखी बहस हुई। आज जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, सबसे पहले मनीष सिसोदिया ने खुद सीबीआई की शिकायत की। उन्होंने जज से कहा कि सीबीआई पूछताछ के नाम पर उन्हें प्रताड़ित कर रही है। सीबीआई बार बार एक ही सवाल कर रही है। इसके बाद सीबीआई के वकील ने कहा कि 3 दिनों के लिए मनीष सिसोदिया की रिमांड चाहिए। इस पर जज ने पूछा कि अब क्या बाकी रह गया है। इस पर सीबीआई ने जवाब दिया कि सिसोदिया से रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ हो रही है, लेकिन वो अब भी उचित जवाब नहीं दे रहे हैं। सिसोदिया जांच में मदद नहीं कर रहे हैं। उन्हें शराब घोटाले के अन्य आरोपियों से आमना सामना करवाना है। इस पर मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि पूछताछ के नाम पर बार बार रिमांड नहीं ली जा सकती। इस पर जज ने कहा कि अगर आपको लगता है कि रिमांड देना गलत था तो उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देनी चाहिए थी। ये कहते हुए कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 2 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया और जमानत पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है। मनीष सिसोदिया की होली जेल में मनेगी या जेल के बाहर, अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन बाहर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के हमले और दावों में कोई कमी नहीं है। आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी की तानाशाही है। बीजेपी का कहना है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्ट। सत्य की जीत हुई है और कट्टर बेईमानी और भ्रष्टाचारियों की हार हुई है। पर दुख की बात यह है कि पिछले कई महीनों से अरविंद केजरीवाल ने ऐसे व्यक्तियों को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया हुआ। ऐसे व्यक्तियों के लिए विक्टिमहुड कार्ड खेलना, इनका बचाव करना, इनका संरक्षण करना, तो आज अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि क्या वो दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे ऐसे भ्रष्टाचारियों का बचाव करने के लिए। नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही अपने चरम पर पहुंच चुकी है। देश और दिल्ली के 2 सबसे योग्य और अच्छे मंत्री, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के 2 सबसे योग्य मंत्री, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में अनुकरणीय काम करके दिखाया, आज उनको मोदी जी ने गिरफ्तार किया है। तो एक और मनीष सिसोदिया सीबीआई रिमांड पर हैं, तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल कर्नाटक में चुनावी रैली कर रहे हैं और इस चुनावी रैली में उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने बीजेपी विधायक के 8 करोड़ रुपए घूस लेने पर कहा कि घूस लेने वाले आजाद हैं और मनीष सिसोदिया जेल में हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक नेता का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया उसको, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। हो सकता है अगले साल उसको पद्म भूषण का अवार्ड दे दें। तो उसके घर पे रेड हुई, रेड में 8 करोड़ रुपए या 6 करोड़ रुपए जो भी मिला पकड़ा गया, वो गिरफ्तार किया मनीष सिसोदिया को। बड़ी नाइंसाफी है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया के घर पे रेड मारी, कुछ नहीं मिला। बोले मनीष सिसोदिया 100 करोड़ खा गया, कभी कहते हैं 1000 करोड़ खा गया। अरे मनीष सिसोदिया ने 100,000 करोड़ खाए होते तो करोड़ 2 करोड़ उसके घर में मिलने चाहिए थे कि नहीं मिलने चाहिए थे? उसकी पूरी रेड में 10,000 रुपए मिले। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर देखे, उसमें कुछ नहीं मिला। और अब दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से राजनीति में बच्चों का इस्तेमाल और कथित रूप से बच्चों की लिखी हुई बातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कई तस्वीरें ट्वीट की हैं। इन तस्वीरों में बच्चों की हैंडराइटिंग में यह लिखा हुआ था कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं और उन्हें छोड़ दें। सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। दावा किया गया कि ये बातें बच्चों ने लिखी हैं। इसके बाद कुछ तस्वीरें बीजेपी के नेताओं ने भी ट्वीट की, जिनमें मनीष सिसोदिया को लेकर टिप्पणी की गई थी। ऐसे कई वीडियो, लेटर और अलग अलग तरीके के कार्ड सोशल मीडिया पर दिन भर शेयर किए जाते रहे। ये दिल्ली में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद राजनीति का बाल कांड है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के सोशल मीडिया हैंडल से अपने अपने पक्ष में बच्चों के वीडियो वाले बयान भी ट्वीट किए गए। इस पर जमकर राजनीतिक छुरियां चल रही हैं। तो एक तो ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला
बच्चों से कह रही है कि लिखो कि मनीष सिसोदिया सर को जेल से छोड़ दिया जाए। इस पर बच्चे ने पूछा क्यों जेल में डाला गया, तो महिला कहती है कि उन्हें बिना आरोप के जेल में डाल दिया गया। ये वीडियो बीजेपी की ओर से जारी किया गया है। TV9 ने इसकी पुष्टि हम बिल्कुल नहीं करते। नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम लिखो। मनीष सिसोदिया जी को जेल से छोड़ दिया बेटा, उनको बिना आरोप के ना जेल में डाल दिया गया। पूछ लेना, ठीक है? अपना नाम, क्लास, रोल नंबर। आजा बेटा, इसे लिखो अपना नाम। मतलब कैसे लिखनी है? पहले नाम लिखो, क्लास लिखो, स्कूल का नाम लिखो। ये मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री जी को जेल पे डाल दिया गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पे बहुत असर पड़ेगा। सरकार से आग्रह है या सरकार से निवेदन है कि वो उन्हें जल्दी छोड़ दे, इससे बच्चों की पढ़ाई खराब होगी। धन्यवाद। और तो ये एप्लीकेशन टाइप में लिखना है ना? हाँ, देखो मनीष सिसोदिया जी को मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने से सभी बच्चे दुखी है। उन्हें जल्दी जेल से छोड़ दिया जाए। तो इस तरीके के पोस्टर बनाए जाने के मामले में शास्त्री नगर के एक स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ FIR भी हो गई है। मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया है या नहीं, ये कोर्ट तय करेगा। भ्रष्टाचार से दिल्ली को नुकसान हुआ है या नहीं, ये भी कोर्ट तय करेगा। लेकिन एक बात जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के बच्चों वाले पर्चों से तय हो गई है, वो ये कि राजनीति के गिरते ग्राफ को रोका नहीं गया तो ये गिरकर पाताल तक पहुंच जाएगा। आप और बीजेपी दोनों ओर से बच्चों से अपने अपने समर्थन में बातें लिखवाकर एक दूसरे पर जिस तरह कीचड़ उछाली जा रही है, ये राजनीति में गिरावट का खतरनाक स्तर है। अब वो समय आ चुका है कि हमें ये कहना होगा कि कोई तो लक्ष्मण रेखा होगी, कोई तो सीमा होगी जहां पर पार्टियां रुक जाएंगी और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी बात रखने के लिए बच्चों का इस्तेमाल छोड़ देंगे। और अब बात करते हैं उस खांसी की जो देश के शहर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में है, घर घर में है, जिससे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, हर कोई परेशान है। सत्ता में कल हमने बताया था कि H3N2 वायरस किस तरह कोरोना की तरह कहर बरपा रहा है, किस तरह कोरोना की तरह ही लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस खांसी से पूरे देश में मची खलबली के बीच IMA की चौंकाने वाली एक नसीहत ने पूरे देश को अलर्ट कर दिया है। देश के करोड़ों लोगों, करोड़ों परिवारों को चिंतित कर दिया है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि IMA ने क्या एडवाइजरी जारी की है। IMA ने डॉक्टर्स को सलाह दी है कि वो मरीजों को एंटीबायोटिक लिखने से बचें। आम लोग सर्दी, खांसी या बुखार होने पर खुद से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लें। IMA का कहना है कि एजिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिक्लेव जैसी दवाइयों को बिना डॉक्टर्स की सलाह के ना लें। डॉक्टर्स को पहले एंटी एलर्जिक दवा देनी चाहिए। डॉक्टर्स को सीधे एंटीबायोटिक दवाइयां देने से बचना चाहिए। IMA ने एक नोटिस के जरिए ये घोषणा की। वैसे जब भी सर्दी, खांसी या बुखार होता है तो कई लोग एंटीबायोटिक दवाओं को ही रामबाण इलाज मान लेते हैं और कई डॉक्टर्स तुरंत एंटीबायोटिक दवाएं पर्चे में लिख देते हैं। लेकिन IMA की सलाह ने सबको चौंका दिया है। दरअसल देश में H3N2 वायरस के मामले इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं और एंटीबायोटिक बार बार लेने से एंटी माइक्रोबायल रेसिस्टेंस यानी AMR हो रहा है और इन जीवन रक्षक दवाओं का असर कम हो रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एडवाइजरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की चुनौती से निपटने के लिए एक जरूरी हस्तक्षेप है। डॉक्टर्स का भी मानना है कि सीजनल फ्लू के लक्षण लोगों में 5 से 7 दिन तक रहते हैं, जबकि मौसमी बुखार अमूमन 3 दिनों में चला जाता है। ऐसे में बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक लेने का फायदा नहीं है, बल्कि इसका नुकसान ही है। एंटीबायोटिक एक प्राण बचाने के लिए प्राण घातक बीमारियों में औषधि देने की ज़रूरत है, लेकिन अब हो क्या गया है कि इतना धुआंधार प्रचार और प्रसार हो रहा है एंटीबायोटिक का कि छोटी से छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर लोग एकदम एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसकी वजह से लोगों में एंटीबायोटिक के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई, जिसे कहते हैं एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस। और जैसे कहते हैं ना, एंटीबायोटिक मोस्ट अब्यूज्ड मिसयूज्ड ड्रग्स इन। आज पुराने ज़माने में जब छोटी सी बीमारियाँ होती थी, टाइफाइड होता था, हम किसी ज़माने में जब स्टूडेंट थे तो क्लोरोमाइसिन दिया करते थे, निमोनिया होता था तो पेनिसिलिन से काम चल जाता था। लेकिन इतनी ज़्यादा थोड़ी सी भी बीमारी पे बिना टाइफाइड के टेस्ट हुए एंटीबायोटिक का इतना प्रचलन बढ़ गया कि टाइफाइड जैसी बीमारी भी अब क्लोरोमाइसिन
से भी रेजिस्टेंस हुआ, फिर दूसरी दवाइयाँ आई, उनसे भी रेजिस्टेंस हो गई। अब थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स को आज देना पड़ रहा है। दरअसल एंटीबायोटिक दवाएं और पैरासीटामोल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया है। मौसमी खांसी या बुखार होने पर लोग बिना डॉक्टर से सलाह लिए एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के बाद हालात कुछ और हैं। डॉक्टर्स भी मानते हैं कोरोना के दौरान जिन लोगों ने ज़्यादा एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल किया, जिन लोगों ने ज़्यादा स्टेरॉइड्स लिए, ऐसे लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। इसलिए आजकल देखा जा रहा है कि मरीजों में सेकेंड और थर्ड जनरेशन के एंटीबायोटिक भी उतने प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रहे, जो बेहद चिंता का विषय है, खासतौर पर उन मरीजों के लिए जिन्हें आईसीयू में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। उस स्थिति में मरीजों की जान पर बना। कोरोना में दवाइयाँ जो खाया एंटीबायोटिक्स, उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। उस वक्त में स्टेरॉइड भी बहुत मिले, तो उसके कारण बॉडी की इम्यूनिटी कम हो सकती है, और उनमें भी जिनमें लेटेंट डायबिटीज़ थी उनमें डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें हैं। तो अल्टीमेटली ये भी रहा कि उस टाइम में अगर उन्होंने एंटीबायोटिक्स ज़्यादा मिली या ज़्यादा लिया, तो निश्चित रूप से उसका एक फैक्टर अब देखने को मिल सकता है कि जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उन दवाइयों के प्रति ज़्यादा होगा जो उस वक्त ली गई थी। दुनिया भर में पिछले कुछ साल में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग बेतहाशा बढ़ा है। साल 2019 में एंटीबायोटिक दवाओं के असर को लेकर एक स्टडी हुई थी। स्टडी में सामने आया था कि साल 2019 में दुनिया भर में 12 लाख लोगों की मौत ऐसे बैक्टीरिया से हुई जिसके संक्रमण से जिन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं हुआ। भारत में भी एंटीबायोटिक दवाओं का यूज तेजी से बढ़ा है, खासतौर पर कोरोना काल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में प्रति व्यक्ति 30% ये बढ़ा है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन सेंट लुइस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में भारत में 1629 करोड़ एंटीबायोटिक दवाएं बिकी। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस यानी PLOS के मुताबिक कोविड की पहली लहर जून 2020 से सितंबर 2020 तक 21.64 करोड़ डोज अतिरिक्त बेची गई। आपको हैरानी होगी कि भारत में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सन 2000 से 2015 के बीच 2 गुने से भी ज्यादा हो गया था, और ये ट्रेंड आज भी जारी है। दुनिया के 76 देशों पर एक स्टडी हुई जिसमें ये बात पता चली है। और देखिए, इस सब के बीच में सत्ता का आज का टाइम खत्म हो गया है। जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से ये न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खबरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें। पंचकुला में सरपंचों को सड़क से हटाने के लिए पुलिस पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, हाईकोर्ट ने सरपंचों को सड़क से हटाने का निर्देश दिया था। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर ये सरपंच प्रदर्शन कर रहे हैं। ई टेंडरिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सरपंचों को हटाने के लिए पुलिस पहुंच गई है।